हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। देखो बच्चों, आज की क्लास में अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और अपने चैप्टर का जो नाम होगा वो होगा ज्यामिति। ज्योमेट्री। देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर में अपन 2D द्विविमीय आकृतियों की बात करेंगे। समतल पे जो आकृतियां अपन बना सकते हैं उनकी बात करेंगे। बंद आकृतियां, क्लोज फिगर, और इन आकृतियों को अपन बोलते हैं बहुभुज। जितनी इनमें भुजाएं होंगी उसी के अकॉर्डिंग अपन इनको नाम देते हैं। जैसे 3 भुजा होंगी तो त्रिभुज कह देंगे, 4 होंगी तो चतुर्भुज, 5 भुजा होंगी तो पंचभुज, 6 होंगी तो षटभुज। तो सारे के सारे बहुभुज अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लेकिन इन बहुभुज को बनाने के लिए अपने को साइड्स, वर्टेक्स, पॉइंट, ये सब चीजें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले अपन पॉलीगन यानी बहुभुज को पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले इसकी बेसिक चीजें पढ़ते हैं। तो अपन एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए बच्चों बिंदु के बारे में। बिंदु को अपन बोलते हैं पॉइंट। क्या होता है बिंदु? देखो, काफी लोगों ने काफी सारी डेफिनेशन इसकी दी है। ये सारे पॉइंट हैं बच्चों, बिंदु है। किसी ने ये कहा कि पेंसिल को नोक को रखने पे जो आकृति बनती है उसको अपन पॉइंट कहते हैं यानी बिंदु कहते हैं। तो किसी ने ऐसे कहा कि एक ऐसा वर्त जिसका त्रिज्या का मान क्या हो, 0। लेकिन आप इसकी अगर आइडल आदर्श परिभाषा देखना चाहें तो आप यूं कह सकते हो, एक ऐसी आकृति जिसकी ना तो कोई लंबाई हो, ना कोई चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, ना उसका परिमाप हो, ना कुछ एरिया निकाल सकते हैं, ना ही उसका आयतन, सब कुछ 0 होना चाहिए। ऐसी आकृति को अपन क्या कहते हैं, बिंदु। बस आपको जो ध्यान रखना है वो ये याद रखना है कि पॉइंट को अपन हमेशा ए, बी, पी, क्यू, कोई भी नाम दे बच्चों, वो अपन कैपिटल अल्फाबेट बड़ी वाली एबीसीडी से लिखते हैं। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल पी, स्मॉल क्यू अपन नहीं लिखते। बिंदु को अपन हमेशा बड़े अक्षर से, बड़े लेटर से बताते हैं बच्चों। ये चीज अपने को ध्यान रखना। बिंदु के बाद अपन बात करते हैं बच्चों रेखा की। रेखा को इंग्लिश में अपन बोलते हैं बच्चों लाइन। क्या होती है रेखा? अगर एक ही डायरेक्शन में अपन इनफाइनाइट पॉइंट ले लें बच्चों, एक ही दिशा में अनंत बिंदु कितने भी, और उन सबको अगर मिला दें तो उनका जो बिंदु पथ है वो क्या बन जाता है, अपना रेखा बन जाती है। मैंने दोनों तरफ एरो का साइन लगाया है। इसका मतलब यहां भी आगे अपन और बढ़ा सकते हैं, इधर भी अपन आगे और बढ़ा सकते हैं। तो याद ये रखना है, पहले तो अपन कहें कि रेखा क्या होती है, तो एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में अनंत बिंदुओं को मिलाने पे जो आकृति बनती है उसको अपन क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। रेखा की कोई भी लंबाई अपन नहीं बता सकते क्योंकि इसको कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर आप ये कहते हो 4 सेंटीमीटर की एक रेखा लीजिए तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हो बच्चों। क्यों? क्योंकि रेखा की कोई लंबाई नहीं होती। रेखा को अपन हमेशा स्मॉल लेटर से बताते हैं। जैसे एल का मतलब लाइन, एल, एम, एन, ए, बी। जैसे बिंदु को अपन कैपिटल लेटर से बताते हैं वैसे ही रेखा को अपन स्मॉल लेटर से लिखते हैं। L1, L2, L3 ऐसे भी कह सकते हो। तो फिर जो आप कहते हो कि 4 सेंटीमीटर की रेखा लीजिए वो गलत है, तो फिर वो क्या होगा, तो उसको अपन बोलते हैं रेखा खंड। खंड का मतलब होता है बच्चों भाग, और इंग्लिश में अपन इसको बोल देते हैं लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब भी टुकड़ा होता है, भाग। जैसे ये अपनी कोई एक लाइन है बच्चों, जैसे मैंने वापस से एक लाइन बनाई, इसकी लंबाई तो अपन नहीं बता सकते, लेकिन इस लाइन पे कोई मैं 2 निश्चित बिंदु ले लूं। जैसे कि यहां पर एक पॉइंट है बच्चों P, और यहां पर एक पॉइंट क्या है, Q। P और Q के बीच की दूरी तो अपन निकाल ही सकते हैं ना। तो अपना जो लाइन सेगमेंट होगा वो ये यहां से यहां तक रह जाएगा, और इधर भी अपन इसको मिटा देंगे, ये यहां से यहां तक रह जाएगा। तो ये एक रेखाखंड होगा, रेखा का एक भाग जिसकी अपन लंबाई निकाल सकते हैं। तो 4 सेंटीमीटर की रेखा लीजिए, ये गलत स्टेटमेंट है, लेकिन अपन ये कहें 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड लीजिए तो ये बिल्कुल से सही स्टेटमेंट है। एक होती है बच्चों अपनी किरण। किरण को अपन बोलते हैं रे।
देखो बच्चों, सूर्य से क्या निकलती है? किरणें। तो किरण के बारे में अपने को ध्यान क्या रखना है, ये जिस बिंदु से निकलती है वो अपने को पता होता है और उसको अपन बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट बच्चों। लेकिन ये कहां तक जाएगी ये अपने को नहीं पता होता है, एक तरफ तीर का निशान होता है, तो एक किरण की लंबाई भी अपन नहीं निकाल सकते। इसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है जहां से ये शुरू होती है और आगे तक कितना भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे सूर्य से जो किरणें निकलती है वो पृथ्वी पे भी आती है, छत पे भी रह जाती है, क्योंकि जैसे ही अवरोध मिलता है वो वहां पे आके खत्म हो जाती है। तो एक किरण की लंबाई भी अपन काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, यहां तक बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण। इसके बाद अपन बात करते हैं बच्चों कोण की। कोण को अपन बोलते हैं एंगल बच्चों। ये दो किरणों से मिलकर बना हुआ होता है बच्चों। जैसे दो किरण ऐसी ले लें अपन जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही जगह हो लेकिन दोनों अलग अलग दिशा में जा रही, तो ये जो आकृति बनेगी वो एक कोण की होगी। इन दोनों के बीच का ये जो चाप, आर्क बोलते हैं चाप, ये एंगल कहलाता है। इसको मोस्टली अपन थीटा से लिखते हैं। एंगल को थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, बहुत सारे नाम अपन दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चों ये इनका प्रारंभिक बिंदु दोनों का कॉमन है, उभयनिष्ठ है, इसको मैंने ओ नाम दे दिया। इस किरण पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं ए, इस पर एक पॉइंट ले लेता हूं बच्चों बी। तो इस एंगल को या तो आप थीटा बोलो या बच्चों इसका नाम लिखते हैं तो ये वाला साइन कोण का होता है। ए ओ बी भी लिख सकते हो आप इसे, या फिर इसी को अपन बी ओ ए भी बोल सकते हैं, या कभी कभी इसको एंगल ओ भी लिख देता है डायरेक्ट। यानी जिस पॉइंट पे अपन चाप ले रहे हैं वो बीच में लिखा जाना चाहिए, भले ही आप ए ओ भी लिख दीजिए या फिर बी ओ ए लिख दीजिए। ठीक है, या आप इसको थीटा भी कह सकते हो। तो दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही जगह हो, कॉमन हो, लेकिन दोनों अलग अलग दिशा में निकले, तो उन दोनों के बीच का जो आर्क होता है, चाप होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? एंगल। और यहां पर एक चीज और देख लेना है अपने को, कोण द्विभाजक या कभी कभी इसको कोण समद्विभाजक भी बोल देता है, एक ही बात है भाई। कोण द्विभाजक बोलो या कोण समद्विभाजक, इंग्लिश में अपन इसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। देखो नाम से ही पता चल रहा है कोण को समान दो भागों में बांटने वाली किरण कोण समद्विभाजक कहलाएगी। जैसे कि ध्यान दो इधर, जैसे कि मैं कहता हूं कि ये कोई एंगल है अपने पास, नाम दे दिया ए ओ और बी बच्चों। मैं इस ओ से ही एक ऐसी रे बना दूं, एक और ऐसी किरण बना दूं ओ सी, जो इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांटे। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये हो जाएगा। जैसे पूरा कोण थीटा है तो इधर भी थीटा बट्टा दो और इधर भी थीटा बट्टा दो। दो बराबर भागों में बांटने वाली किरण उस कोण का क्या कहलाता है? कोण समद्विभाजक। और ये सारी चीजें अपन बहुभुज बनाएंगे तो वहां कोण भी होंगे, वहां बिंदु भी होंगे, वहां रेखाखंड भी होंगी, कभी कभी रेखा भी होंगी। तो ये सारी चीजें अपने को पता होनी जरूरी है। अब देखो बच्चों, वन बाय वन अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं रेखा की। रेखाओं में संबंध, रिलेशन बिटवीन लाइंस। आपने पढ़ा भी होगा, एक होती है अपने बच्चों समांतर रेखाएं। कभी कभी इनको समानांतर भी बोल दिया जाता है और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज होता है, वो होता है पैरेलल लाइंस। क्या होता है भाई? पैरेलल लाइन। कौन सी रेखाएं समांतर रेखाएं? देखो बच्चों, रेखाओं में संबंध पढ़ रहे हैं तो संबंध के लिए कम से कम दो का होना जरूरी है, एक में तो अपन क्या रिलेशन बनाएंगे। तो दो ऐसी लाइन, जैसे कि मान लीजिए एक लाइन ये है L1, एक दूसरी लाइन ये है जिसको नाम दिया मैंने L2। इन दोनों के बीच की दूरी ऐसे लंब डालने पे पता चलेगा। मान लो यहां पर d है डिस्टेंस दोनों के बीच की, तो कहीं पर भी आप जाके देखोगे ये दूरी क्या मिलेगी? d ही मिलेगी। या यूं कह सकते हो, कोई आपसे पूछे समांतर रेखाएं क्या होती है, दो ऐसी लाइन जिनके बीच की दूरी कभी भी ना बदले, समान रहे। या यूं भी कह सकते हो,
दो ऐसी रेखाएं जो अनंत पे मिलती है, अनंत कभी आता नहीं और ये मिलती नहीं, आपस में कभी नहीं मिलेंगी, और ये तभी नहीं मिलेंगी बच्चों जब दूरी समान रहे, जैसे रेल की दो पटरियां। और इनको अगर बताना है तो आपको लैंग्वेज में ऐसा दिखाई देगा, ये जो साइन होता है वो समांतर रेखाओं का होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं बच्चों समपाती रेखाएं। इंग्लिश में अपन इनको बोलते हैं ओवरलैपिंग लाइंस। समपाती का मतलब होता है कॉमन, ओवरलैप करती हैं एक दूसरे को। जैसे कि मान लीजिए बच्चों ये L1 है तो जो L2 होगा वो भी इसी पे होगा। दो समपाती रेखाएं कितनी भी ले लीजिए आप, वो आपको एक ही लाइन दिखाई देगी। या यूं कह सकते हो आप इसको, आपसे कोई पूछे समपाती रेखाएं किसे कहते हैं, तो आप ये कह सकते हो बच्चों दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी को अगर मैं 0 कर दूं तो फिर वो क्या बन जाएंगी, समपाती रेखाएं। ये कोई भी इसका साइन नहीं होता, साफ साफ आपको दिखाई देगा कि L1 L2 दो समपाती रेखाएं हैं। थर्ड नंबर पे अपन बात करते हैं बच्चों प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाओं को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो कोई भी दो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे यानी प्रतिच्छेद करे, काटे बच्चों, जैसे ये L1 है ये L2 इस पॉइंट पे काट रही है तो ये इसका प्रतिच्छेदी बिंदु होगा। प्रतिच्छेदी बिंदु को अपन मोस्टली P से लिखते हैं। देखो भाई L1 समांतर L2, ये तो समांतर है, और इस समांतर के साइन को ऐसे क्रॉस काट दें तो इसका मतलब ये हो जाएगा समांतर नहीं है, और अगर समांतर नहीं है तो फिर वो कौन सी हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएंगी। समझ आ रही है मेरी बात। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई आपको ये कह दे कि दो रेखाएं हैं L1 L2 उनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो समझ जाना है आपको कि वो समांतर ही होंगी, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी अपन निकाल ही नहीं सकते। यहाँ पर कुछ ज्यादा होगी, यहाँ पास आओगे, कम होती जाएगी, यहाँ 0 फिर वापस बढ़ती जाएगी, तो कोई भी डिस्टेंस फिक्स नहीं होती है। अगर कभी भी आपको दो रेखाओं के बीच की दूरी दे रखी है तो आपको समझ जाना है कि वो दूरी फिक्स है, और फिक्स है इसका मतलब वो कौन सी है, समांतर। अब देखो बच्चों जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं उन्हीं का एक पार्ट होता है और जिसको अपन कहते हैं लंबवत रेखाएं। क्या बोलते हैं, लंबवत रेखाएं। इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं बच्चों परपेंडिकुलर लाइंस। जब कोई दो लाइन एक दूसरे को काटे तो प्रतिच्छेदी, लेकिन अगर 90 डिग्री पे काटे तो भी हैं तो ये प्रतिच्छेदी, लेकिन अगर 90 पे काट रही हैं तो ये दोनों एक दूसरे की लंबवत रेखाएं कहलाएगी। और इनको बताने के लिए आपको ये वाला साइन मिलेगा उल्टा टी बच्चों, ये इधर जा रही है इस पे लंबवत। तो ऐसा कभी भी आपको दिखाई दे तो आपको समझ जाना है दोनों प्रतिच्छेदी तो हैं लेकिन कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे काट रही हैं, इसका मतलब वो फिर किस में कन्वर्ट होगी, लंबवत रेखाओं में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, ये आपको पता होना चाहिए भी। जैसे L1 और L2 दो समांतर रेखाएं, आपको कभी भी ऐसा डायग्राम दिखाई दे तो आपको समझ जाना है समांतर। यदि L1 समांतर है किसके, L2, अब एक लाइन कहीं भी बना दो, जैसे L2 के समांतर यहां बीच में बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं, यहां कहीं पर भी बना दो। मैंने आपको ये कह दिया कि एक L3 लाइन और है जो किसके पैरेलल है, L2 के। L2 भी समांतर है किसके, L3 के। अब आप मुझे ये बताइए, मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी A है, इन दोनों के बीच की दूरी B है, तो मैं L1 और L3 की बात करूं तो इन दोनों के बीच की दूरी भी बच्चों हमेशा A प्लस बी A प्लस बी A प्लस बी रहेगी। तो अपन ये भी कह सकते हैं L1 है वो भी L3 के समांतर होगी। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं में से किसी भी एक के आप समांतर रेखा बना देते हो तो वो दूसरी के भी समांतर होगी ही होगी, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं।
ठीक है। इसी प्रकार देखिए, अगर आपको कभी भी ऐसा दिखाई दे बच्चों, ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को याद रखनी है भाई, बेसिक है ये ज्यामिति का। L1 और L2 मैंने कह दिया कि ये दोनों समांतर है। यदि L1 समांतर है किसके? L2 के। अब मैंने एक लाइन ऐसी बना दी L3, जो इस L2 पे लंबवत है। L2 और L3 एक दूसरे पे क्या है? लंबवत। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये दोनों समांतर है, इस पे 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये कोण भी कितना होगा? 90। तो आप ये कह सकते हो L1 पे भी जो ये L3 है वो क्या होगी? लंबवत। फिर से बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं में से किसी भी एक के ऊपर आप लंबवत रेखा खींचोगे तो दूसरे पे भी वो लंबवत होगी, यानी वहां पर भी वो 90 डिग्री का कोण ही बनाएगी। क्लियर है बच्चों? आगे देखो, एक होती है बच्चों अपनी तिर्यक रेखा, इसको अपन बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो रेखा एक दूसरे को काटे तो वो तो क्या हो जाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा है। लेकिन मान लीजिए ये कोई एक लाइन है अपने पास L1, ये है L2, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। एक कोई ऐसी लाइन बना दो जो दोनों को काट कर जा रही है, कितने डिग्री पे भी जा सकती है, 90 पे जाएगी तो लंबवत हो जाएगी। लेकिन 90 के अलावा कोई और एंगल पे अगर ये काट के जा रही है तो ये दो को काट रही है, तो ये वाली जो है वो इन दोनों के लिए किसका काम करेगी? तिर्यक रेखा का काम करेगी। किसका काम करेगी बच्चों? तिर्यक रेखा की। यदि बच्चों आप ये कर देते हो कि अपने पास कितनी भी हो सकती है, 2 3 4, L1 L2 और L3, ये समांतर रेखाएं तीनों। L4 कह दीजिए या P कह दीजिए, स्मॉल लेटर से बताते हैं, और ऐसे कैसे भी बना दो। ये क्यों है? क्या ये दोनों तिर्यक रेखा होंगी? ये वाली इन तीनों को जहां पर काट रही, इन पॉइंट को नाम दे दो A B C, ऐसे ही D E और F, इसको बोलते हैं अपन अंतःखंड। ये क्या कहलाते हैं? अंतःखंड, इंटरसेप्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो याद रखना, 3 हो सकती हैं, 4, कभी भी काफी सारी पैरेलल लाइन को जब दो ट्रांसवर्स लाइन यानी तिर्यक रेखा काटेंगी समांतर रेखाओं को, तो ये जो अंतःखंड बने उनका अनुपात हमेशा बराबर होगा। जो अनुपात AB और BC का होगा बच्चों, वही अनुपात DE और EF का होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, मैं आपको कह दूं ये है 3, ये है 2, इसकी लंबाई 9 है, तो ये कितना होगा? तो देखो वैल्यू पुट करेंगे, AB और BC का अनुपात 3:2, तो 9/EF। क्या यहाँ से अपन EF की लंबाई निकाल सकते हैं? 3 से काटो बच्चों 3 बार, तिरछा गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको चारों में से किन्हीं भी 3 की वैल्यू देकर चौथी की वैल्यू पूछी जा सकती है, वो अपने को निकालना आना चाहिए। ये अंतःखंड का अनुपात हमेशा बराबर होता है। ये तो बात हुई रेखाओं के बारे में। अब बात करते हैं बच्चों अपन कोण। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं, और ये अपन देखते हैं बच्चों माप के आधार पर। किसके आधार पर? कि कितने डिग्री का है। एंगल को अपन या तो डिग्री में मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, या अपन रेडियन में। तो अपन एक बार यहां पर डिग्री की बात करेंगे, कन्वर्ट करना बाद में सीख लेंगे। नंबर 1, कोणों के प्रकार लिख सकते हो आप, कितने प्रकार के कोण होते हैं, और वो भी अपन देखने जा रहे हैं किसके आधार पर?
माप के आधार पर। नंबर 1 बच्चों, एक अपना होता है न्यून कोण। न्यून कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। कोई भी एंगल बच्चों, मान लीजिए एक एंगल है थीटा, ये 0 डिग्री से तो बड़ा हो, थीटा 0 से तो बड़ा है और 90 से छोटा है। 0 से बड़ा और 90 से छोटा। देखो ध्यान से समझो, इधर ये अपना कोई एक समतल है, इसको मैंने ऐसे काट दिया 4 भागों में बच्चों। इसको अपन बोलते हैं प्रथम क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ये बोलते हैं। एंगल यहां से मेजर करते हैं, यहां पर 0 डिग्री, यहां पर 90 बच्चों, यहां पर आते आते 180, यहां 270 और यहां पर आके वापस से कितना बन जाता है 360। यानी एक पूरा चक्कर लगाओगे वर्त की परिधि पे तो इस पॉइंट पे कितना एंगल बन जाता है 360। ठीक है, अब देखो क्या ये जो न्यून कोण होगा ये इस प्रथम चतुर्थांश में रहेगा क्या? 0 और 90 के बीच बोला है मैंने, तो 0 से लेके 90 के बीच जितने भी कोण होंगे वो सारे क्या कहलाते हैं? न्यून कोण। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इन्हें एक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे 40 डिग्री का एंगल ले लीजिए, 70 ले लीजिए, 88 ले लीजिए, 5 डिग्री का एंगल, ये सारे के सारे कौन से हैं? न्यून कोण है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं समकोण। समकोण को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। देखो बच्चों, थीटा 90 डिग्री के कोण को ही अपन समकोण कहते हैं, ध्यान रखना। देखो बाकी सभी कोण के लिए ये एक चाप का निशान होता है, लेकिन समकोण के लिए ये साइन होता है भाई। कभी भी आपको 90 नहीं दिखाई दे लेकिन ऐसा साइन दिखाई दे तो आपको उसको क्या मान लेना है? समकोण मान लेना है। तो समकोण कहाँ बनेगा? समकोण आपका एक लाइन तो होगी, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्स बोलते हैं। तो एक्स एक्स और वाई एक्स यानी कि प्रथम पूरा क्वाड्रेंट अपन इसमें ले सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, थर्ड नंबर पे बात करते हैं अपन अधिक कोण। अधिक कोण को अपन इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। 90 और 180 के बीच यानी द्वितीय चतुर्थांश में बनते हैं सारे। जैसे कि 120 डिग्री ले लीजिए, 140 डिग्री, 150 डिग्री, 99 डिग्री, ये सारे के सारे 90 से बड़े ले रहे हैं और 180 से छोटे, तो ये सारे अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। क्लियर है? फोर्थ नंबर पे बात करते हैं अपन सरल कोण या रिजु कोण। स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। एक 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं अपन? सरल कोण कहते हैं। यानी दो किरण जिनका प्रारंभिक बिंदु तो सेम हो लेकिन एक दूसरे के एकदम से विपरीत दिशा में जाएंगी तो उनके बीच 180, ये भी 180 होगा और नीचे की तरफ भी ले सकते हो, वो भी कितना? 180। तो इसे अपन सरल या रिजु कोण कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ नंबर पे बात करते हैं अपन वृत्त कोण। वृत्त कोण को अपन इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्स एंगल। ये जो एंगल होगा वो 180 से तो बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। जैसे 200 डिग्री ले लीजिए, 270, 300 डिग्री, 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वृत्त कोण। ये तीसरे और चौथे चतुर्थांश दोनों में बन सकता है। ठीक है, और लास्ट में अपन बात करते हैं पूर्ण कोण। इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। मैंने आपको बताया किसी भी पॉइंट पे ऐसे अपन पूरा एक चक्कर लगा के वापस यहीं आ जाए
तो ये एंगल कितने का बनेगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री के कोण को अपन क्या कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं। अब देखो बच्चों, आपको एंगल 360 से बड़े भी मिलते हैं, माइनस में भी नेगेटिव एंगल भी मिलते हैं, तो उनको फिर किसी नाम से नहीं जानते, उनके लिए फिर अपने से ये पूछा जाता है कि वो कौन से चतुर्थांश में होंगे। जैसे कि समझो मैं आपको कह दूं 400 डिग्री का एंगल का नाम क्या होगा, वो नहीं पूछता कभी भी, आपसे ये पूछेगा 400 डिग्री का कोण बनेगा वो कौन से चतुर्थांश। तो देखो बच्चों, चल के आए अपन यहाँ पर 360, फिर 40 और जाना है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में ही रह जाएगा। नेगेटिव होता है वो इधर चलना पड़ता है, घड़ी की दिशा में अगर चलोगे तो नेगेटिव एंगल बनेगा, और अगर बच्चों घड़ी की उल्टी दिशा में चलोगे, एक तो होता है दक्षिणावर्त, एक होता है वामावर्त, जो आपने रीजनिंग में भी पढ़ा होगा, इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी की विपरीत दिशा में बनेंगे वो तो बनेंगे धनात्मक कोण, पॉजिटिव एंगल, और घड़ी की दिशा में जो बनाओगे वो बनेंगे ऋणात्मक कोण या नेगेटिव एंगल। जैसे मैं आपको कह दूं -70 डिग्री, तो आपको यहाँ आना है, 90 से कम है तो ये फोर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश में बन जाएगा। समझ आ रही है बात। तो कोण कितने प्रकार के होते हैं, न्यून कोण 0 और 90 के बीच, समकोण 90 बच्चों, अधिक कोण 90 और 180 के बीच, सरल कोण 180 डिग्री को बोलते हैं, वृत्त कोण 180 से बड़ा और 360 से छोटा, और लास्ट में अपन ने देखा पूर्ण कोण यानी कि 360 डिग्री। समझ आ गई बात। अब देखते हैं बच्चों अपन कोणों में संबंध। रिलेशन बिटवीन एंगल्स। कोणों में संबंध देख रहे हैं तो कम से कम 2 एंगल होने चाहिए, तभी अपन उनमें संबंध यानी रिलेशन डिसाइड कर पाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पूरक कोण। पूरक कोण को अपन इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे बच्चों कोई भी दो कोण है, इसको मैंने θ1 कह दिया, एक दूसरा कोण है इसको मैंने θ2 कह दिया। तो अगर बच्चों θ1 और θ2 दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री समकोण बन जाए तो फिर वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, ए और बी एक दूसरे के पूरक कोण है, ए का मान 30 डिग्री है, तो अपने को पता चल जाएगा 90 में से एक 30 है तो 30 घटा दो 90 में से, तो बी कितना हो जाएगा 60। दो ऐसे कोण जिनका योग कितना आ जाए 90, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं बच्चों, पूरक कोण कहलाते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं अपन संपूरक कोण कौन से होते हैं। इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल। इनको कॉम्प्लीमेंट्री और इनको सप्लीमेंट्री। जैसे कि देखो अपने पास दो कोण हैं, एक को मैंने θ1 कह दिया और दूसरे को मैंने θ2 कह दिया। अगर बच्चों इन दोनों का टोटल 180 डिग्री हो जाए तो फिर ये एक दूसरे के संपूरक कोण होगा। तो देखो एक न्यून कोण होगा तो दूसरा अधिक कोण होना चाहिए, तभी तो टोटल 90 से ऊपर जाएगा भाई। तो फिर आप ये भी कह सकते हो कि सर दो समकोण ले लूं 90-90 के, तो 90 + 90 उनका टोटल भी 180 आ रहा है। तो समकोण त्रिभुज हमेशा एक दूसरे के संपूरक होते हैं, बिल्कुल वो भी होंगे बच्चों, ध्यान रखना। तो दो कोणों का योग अगर 180 है तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मैं आपको ये कह दूं ए और बी संपूरक कोण है, ए का मान 30 है तो बी कितना होगा, 180 - 30 150 हो जाएगा। फिर समझ आ गई बात। तो ये हुए पूरक और संपूरक बच्चों। तीसरे नंबर पे अपन बात करते हैं रेखिक युग्म कोण। क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म कोण बच्चों। लीनियर पेयर एंगल, देखो नाम से पता है रेखा पे बने हुए कोणों का युग्म। जैसे ये मैंने एक कोई रेखा बना दी, इसके किसी भी बिंदु से आप कहीं भी एक किरण बना दो तो ये दो कोणों का युग्म बन गया है, ये θ1 और ये θ2। यहां पर भी ध्यान रखना है, अपन ने देखा कि एक स्ट्रेट लिए पूरा एंगल 180 होगा, तो θ1 + θ2 भी कितना होगा, 180। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपने अभी संपूरक कोण पढ़ाया, उसमें और इसमें क्या फर्क है।
टोटल वहां भी 180 आ रहा था और यहां भी कितना आ रहा है 180। लेकिन बच्चों यहां पर ध्यान रखना, वहां पर मैं ऐसा कर सकता था 30 डिग्री यहां बना दूं और 150 डिग्री वहां बना दूं, टोटल तो अभी भी 180 है, तो संपूरक तो वो होंगे ही होंगे। लेकिन यहां पर दोनों एक ही रेखा पे बने हैं, एक ही रेखा पे बने हैं, टोटल तो यहां भी 180 होगा, अलग अलग नहीं हो सकते ये, तो ये इन दोनों में मोटा मोटा फर्क है भाई। जैसे आ जाएगा, ये 40 दे दूं तो 180 में से घटा देना 140, ये 80 दे दूं तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही रेखा पे बने हुए दो कोणों का युग्म रेखिक युग्म कोण कहलाता है भाई। चौथे नंबर पे बात करते हैं अपन शीर्षाभिमुख कोण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखो जब कभी भी दो लाइन एक दूसरे को काटे बच्चों, जिस बिंदु पे काटती है उसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। तो इस बिंदु पे चार कोण बनेंगे। आप कितने बना सकते हो? 3 बना सकते हो, 4। ये और ये शीर्षाभिमुख कोण होंगी और बराबर भी होंगे बच्चों। ये अगर θ1 है तो ये भी कितना होगा θ1, और इसका सामने वाला ये अगर θ2 है तो ये भी कितना θ2। शीर्षाभिमुख कोण देखो नाम से शीर्ष तो कॉमन होगा, अभिमुख का मतलब होता है ऑपोजिट, विपरीत, एक दूसरे के विपरीत मुंह होता है इनका, और हमेशा क्या होते हैं ये बराबर होते हैं। देखो बराबर क्यों होते हैं, मैं कह दूं कि ये 80 है तो ये 80 क्यों होगा, समझ लीजिए भाई। ये एक सरल रेखा है, ये दोनों कौन से कोण होंगे? रेखिक युग्म कोण। ये 80 तो ये 100। अब देखो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों भी तो अपने रेखिक युग्म कोण होंगे। ये 100 तो ये वापस से 80 आ जाएगा। समझ आ गई बात? तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पे अपन बात करते हैं बच्चों आसन कोण। इंग्लिश में अपन इनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। किन कोणों को अपन आसन कोण कहते हैं, ध्यान से देखना। जैसे ये कोण तो है θ1 और ये है θ2। शीर्ष आसन कोण के लिए अपने को 3 चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 1, शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए। देखो किसी भी कोण में बच्चों ध्यान से देखो इधर, जैसे ये कोण है ना, ये तो इसका शीर्ष कहलाएगा और ये इसकी भुजाएं कहलाती हैं। तो ये शीर्ष है ना, वर्टेक्स बोलते हैं इंग्लिश में, ये कॉमन होना चाहिए, ये कहना चाह रहा हूं। तो देखो अपने पास एक तो ये है θ1, इसका शीर्ष भी यहां पर है, एक ये θ2, इसका शीर्ष भी यहां पर है। तो ये तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, शीर्ष उभयनिष्ठ है। दूसरा पॉइंट, एक भुजा भी उभयनिष्ठ होनी चाहिए, दोनों की एक साइड जो है वो भी कॉमन होनी चाहिए। जैसे यहां पर देखें ये वाला कोण है ना बच्चों, ये वाली भुजा सॉरी, ये θ1 की भी है और θ2 की भी है, दोनों में है ना, तो ये कौन सी भुजा हो गई? उभयनिष्ठ भुजा हो। और तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट जो अपना होगा वो क्या होगा? शेष भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में होनी चाहिए। ये ध्यान रखना। ये क्या है? जैसे देखो उभयनिष्ठ भुजा ये थी ना, इस θ1 की दूसरी भुजा के जाने को देखने के लिए अपने को जाना पड़ रहा है घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज, और इधर इसी कॉमन भुजा से दूसरी साइड की तरफ जाएंगे तो जाना पड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इस वजह से अपन कहते हैं कि विपरीत दिशा में होनी चाहिए। 3 पॉइंट है, शीर्ष कॉमन होना चाहिए, एक भुजा भी कॉमन होनी चाहिए,
और जो बची हुई भुजाएं इस कॉमन भुजा के विपरीत दिशा में होनी चाहिए। जैसे ध्यान से सुनो, इस तीसरे पॉइंट को अपन क्लियर करते हैं भाई। ये तो है θ1 और ये कौन है θ2। अब मैं आपसे ये पूछ लूं कि क्या बच्चों ये दोनों आसन कोण हैं कि नहीं, तो अपने को देखना है इन तीनों पॉइंट। θ1 ये छोटे वाला है, θ2 पूरा बड़ा है, छोटे वाले का भी शीर्ष ही है और बड़े का, ये पॉइंट तो सेटिस्फाई हो रहा है। ये वाली साइड दोनों में कॉमन है भाई, θ1 की भी है और ये θ2 की है, तो दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर गया। लेकिन देखो इस कॉमन भुजा से यहां भी घड़ी की विपरीत दिशा में जाने पे आ रहा है और इधर भी विपरीत दिशा में ही जाने पे आ रहा है, घड़ी की उल्टी दिशा में, तो दोनों बार एंटी क्लॉकवाइज सेम दिशा में गए, जबकि मैंने तो कहा विपरीत दिशा में होने चाहिए, तो ये आसन कोण नहीं होंगे। समझ आ गई बात? तो ये कहलाते हैं अपने आसन कोण। देखो बच्चों यहां पर कभी कभी इस पॉइंट को अपन नजरअंदाज भी कर सकते हैं, इसको अपन नजरअंदाज भी कर सकते हैं, ये दो तो अप्लाई होने ही चाहिए। जैसे ध्यान से सुनो बच्चों, मैंने ये एक चतुर्भुज बना दिया ABCD, त्रिभुज बना लो, पंचभुज, कुछ भी बना लो, लगातार कोई भी दो शीर्ष ले लो, A और B ले लो, B और C ले लो, C और D ले लो, या D और A, लगातार दो शीर्षों पे बने हुए कोण भी आसन कोण कहलाते हैं। सर क्यों? देखो बच्चों मैंने अभी कहा शीर्ष कॉमन ना हो तो भी चलेगा। जैसे इसका शीर्ष तो ये रहा, इसका ये रहा, ठीक है शीर्ष कॉमन नहीं है, लेकिन क्या ये भुजा दोनों में कॉमन है? आप कहोगे सर बिल्कुल कॉमन है। अब देखो इस कोण की दूसरी भुजा के लिए तो घड़ी की उल्टी दिशा में जाना पड़ रहा है, और यहीं से इस कोण की दूसरी भुजा के लिए घड़ी की दिशा में, तो क्या विपरीत दिशा में चले हैं, तो इसलिए ये दोनों भी क्या कहलाते हैं? आसन कोण। उम्मीद है समझ पाए। पहला पॉइंट अगर ना भी सेटिस्फाई करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये दो करने जरूरी हैं। तो याद रखना कितना भी बड़ा बहुभुज क्यों ना हो, लगातार दो शीर्षों पे बने हुए कोण भी क्या कहलाते हैं? अपने आसन कोण कहलाते हैं। समझ आ गई बात? अब देखो बच्चों आगे और भी रिलेशन है कोणों के बीच संबंध, वो भी अपन देखते हैं। तो उसके लिए अपन लोगों को एक कंडीशन ले लेते हैं अपन, जब किन्हीं दो, यहां से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, यानी ऐसा डायग्राम, ये तो दोनों समांतर रेखा हैं अभी, और ये एक तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है। देखो इस बिंदु पे भी चार कोण बन रहे हैं, जैसे नाम दे देता हूं, इस कोण को मैंने 1 कह दिया, इस कोण को 2 कह दो, इसको 3 कह दो, इस कोण को 4 कह दो। ऐसे यहां पर भी चार बनेंगे, 5 नंबर दे दिया, इसको 6 नंबर दे दिया, इसको 7 नंबर दे दिया बच्चों, और इसको 8। अब देखो अपन ने बहुत सारी चीजें तो पढ़ ली है। 1 और 2 क्या रेखीय युग्म कोण होंगे? एक ही रेखा पे बने हुए। 1 और 4 भी होंगे, 3 और 4 भी होंगे, ऐसे 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण होंगे, 2 और 4 भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ये चीजें तो मैं आपको बता चुका हूं। अब देखो कुछ और रिलेशन अपन देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे है संगत कोण बच्चों। संगत कोण को अपन इंग्लिश में बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक जैसे दिखने वाले। संगत कोण की परिभाषा क्या होगी? ध्यान से देखो, जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो उन दोनों समांतर रेखाओं के किसी एक तरफ, या तो ऊपर ले लो या नीचे। जैसे ऊपर की बात करें तो यहां पर तो 1 और 2 है, यहां पर 5 और 6, लेकिन तिर्यक रेखा के भी एक ही तरफ होना चाहिए, या तो दाईं या बाईं। तो दाईं तरफ देखेंगे तो 1 और 5, और बाईं तरफ देखेंगे तो 2 और 6।
ये एक जैसी जगह पर बने हुए कोण है, तो ये संगत कोण है और आपस में हमेशा बराबर होते हैं अगर ये दोनों लाइन समांतर हुई तो, वरना बराबर नहीं होंगे। तो एक किसके बराबर होगा बच्चों? 5 की। 2 किसके बराबर होगा? 6 के। ऐसे ही नीचे की तरफ अपन देखें तो 3 किसके बराबर होगा? 7 के बच्चों। और 4 किसके बराबर होगा? 8 के। संगत कोण भी बराबर होते हैं अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हुई तो, और एक जैसी स्थिति पे स्थित होते हैं ये संगत कोण। ठीक है। दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स एकांतर कोण। एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बच्चों अंतः एकांतर कोण, और एक होता है बाह्य एकांतर कोण। ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं इसको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑल्टरनेट, इसको बोलते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल और इसको बोलते हैं एक्सटीरियर। अब देखो ये क्या होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, जेड हो या उल्टा जेड हो इस तरीके से, तो ये कोण तो होंगे एकांतर कोण, लेकिन अंदर है तो अंतः एकांतर। लेकिन बच्चों जैसे ये जेड था और ये उल्टा जेड बना दिया, अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं तो ये कोण और ये कोण बाहर की तरफ बने हुए, ये भी एकांतर कोण होंगे, लेकिन ये कौन से होंगे? भाई। तो देखो यहां पर इस डायग्राम में अपन ढूंढे, क्या बच्चों अपने को यहां पर ये एक जेड दिख रहा है क्या? ये वाला, तो क्या मैं लिख सकता हूं 3 और 5 एकांतर कोण होंगे, और ये भी हमेशा बराबर होते हैं। पहले तो देख लेते हैं ये बराबर क्यों होते हैं। 1 और 5 तो बराबर होंगे ना, संगत कोण है, और 1 और 3 भी बराबर होंगे क्योंकि अपन ने देखा था शीर्षाभिमुख, ये 60 तो ये भी 60 और ये 60 तो ये भी 60। तो बताओ 3 1 5 तीनों बराबर हो गए, तो ये इसके बराबर हो गए। ऐसे उल्टा जेड देखें तो ये दिख रहा है अपने को, यहां से यूं और यूं बच्चों, तो इस बार 6 और 4, 4 बराबर 6 अंदर की तरफ। अगर मैं इस बीच वाली लाइन को बढ़ा दूं बच्चों, इसको ऐसे, ये जेड था, इस लाइन को बढ़ा दिया तो 2 और 8 और इसी तरीके से 1 और 7 ये होंगे भाई एकांतर कोण। एक तो किसके बराबर होगा? 7 के, और 2 किसके बराबर होगा? 8 के। समझ में आ गई बात? तो ये क्या कहलाएंगे अपने? अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर कोण कहलाएंगे भाई। थर्ड नंबर पे अपन बात करेंगे अंतः कोण की बच्चों, केवल अंतः कोण, इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अंतः कोणों की परिभाषा क्या होगी? जब किन्हीं भी दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो दोनों के अंदर की तरफ और इसके एक तरफ, जैसे इन दोनों के अंदर देखेंगे 3 4 5 6 टोटल 4 एंगल है, लेकिन इसके इधर देखेंगे तो 4 और 5, इधर देखेंगे 3 और 6। अब 4 और 5 बराबर तो नहीं होंगे, लेकिन इनका टोटल 180 होगा अगर ये समांतर है। ऐसे इन दोनों का टोटल भी क्या होगा? 180। तो आप लिख सकते हो कोण 4 प्लस कोण 5, या फिर कोण 3 प्लस कोण 6, कोई सा भी ले लो, इनका जोड़ कितना होगा? 180। और ये कब होगा? जब ये दोनों लाइन समांतर होंगे तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा स्टूडेंट्स। जैसे देखो उल्टा भी ध्यान रखना आपको, जैसे मैं ये कह दूं ये एक चतुर्भुज है, ये कोण दे दिया 100 और ये दे दिया 80, क्या इन दोनों का टोटल 180 है? तो ये दोनों पक्का समांतर नहीं होंगी, उल्टा भी ध्यान रखना। समझ आ गई बात? तो अंतः कोण ये होते हैं। ठीक है। ऐसे ही बच्चों बात करें बाह्य कोण की, फोर्थ नंबर पे एक्सटीरियर एंगल। बाह्य कोण को कभी कभी बहिष्कोण भी कह देता है, बात एक ही है। तो इस बार इन दोनों रेखाओं के बाहर की तरफ और इस तिर्यक रेखा के एक तरफ, जैसे 1 और 8, 2 और 7,
इनका टोटल भी कितना होगा, 1 और 8 का भी कितना होगा टोटल भाई 180, और 2 और 7 का टोटल भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ये चीजें आपको, संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, ये अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर, लेकिन अंतः कोण और बहिष्ठ कोण बराबर नहीं, लेकिन इनका टोटल हमेशा कितना होता है 180। कब? जब ये दोनों लाइन समांतर होंगी तभी होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो क्या ये चीज यहां तक सब क्लियर है? तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए। देखो अब अपन पढ़ते हैं बहुभुज के बारे में बच्चों। ये बेसिक चीजें थी, जैसे अपन अर्थमेटिक में पढ़ते हैं तो जोड़ बाकी गुणा भाग ये होता है ना, ऐसी तरीके से ज्यामिति का ये बेसिक चीजें हैं, इन पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे देखो अपन पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आसान आसान। मैं आपको ये कह दूं, ये कोण 60 है तो ये कितना होगा x, तो अपने को पता है दोनों रेखिक युग्म कोण है, ये 60 तो ये 120 होगा। ठीक है, थोड़ा सा और टिपिकल कर देते हैं। कह देगा ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो आपको ये कोण दे दूं मैंने कह दिया कि ये 70 डिग्री, आपको ये कोण पूछ लेगा। अब ध्यान से देखो, ये 70 तो ये 110 होगा पक्का। क्यों? क्योंकि दोनों रेखिक युग्म कोण। अब देखो बच्चों, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये एक तिर्यक रेखा का काम करेगी, तो ये दोनों अंतः कोण हो जाएंगे, अभी मैंने बताया। तो इन दोनों का टोटल भी 180 होना चाहिए, तो 70 तो ये कितना 70। अब वापस से देखो यहां पर, क्या बच्चों ये एक उल्टा z बन रहा है क्या, और ये दोनों पैरेलल भी कह रखे, तो ये हो जाएंगे अंतः एकांतर कोण। ये 70 तो ये कितना बच्चों, ये भी 70। एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब ध्यान दो, क्या ये एक सीधी रेखा है, और इसी रेखा पे बने हुए दो कोणों का युग्म रेखिक युग्म कोण, इनका टोटल भी 180, ये 70 तो ये 110, यही पूछा था, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से आपसे कुछ क्वेश्चन में पैरेलल देकर, एंगल देकर कुछ एंगल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, जैसे एक छोटी सी बात अपन और पढ़ लेते हैं यहाँ पे। आगे पढ़ेंगे अपन, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होना, उसको अपन बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। अब इसमें एक छोटी सी बात है, जैसे मान लो ये कोण मैं आपको कह दूं 100 है बच्चों, कितना है 100। तो देखो भाई, ये दो पैरेलल लाइन है, इनको ये ट्रांसवर्स लाइन तिर्यक रेखा काट रही है इन समांतर रेखाओं, तो ये अंदर की तरफ बने हुए दोनों को और इसके एक तरफ, इन कोणों का योग कितना होगा 180 होगा, क्योंकि ये अंतः कोण है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 80 डिग्री आ जाएगा कि नहीं? अब ध्यान से देखो, ये दोनों भी तो समांतर रेखाएं हैं, और ये तिर्यक रेखा मान लो इस बार, तो इन दोनों के अंदर की तरफ बने हुए ये दोनों भी अपने अंतः कोण होंगे, तो इनका टोटल भी कितना होगा 100 होगा। तो ये 80 है तो ये कितना 100। अब वापिस से देखो, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा, तो ये भी अंतः कोण, इनका टोटल भी 180 होना चाहिए, 100 तो ये 80। देखो अपन ने क्या प्रूव कर दिया, आप आगे पढ़ोगे भी कि एक समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण तो बराबर होते हैं, और लगातार दो यानी आसन कोण, बोला था ना मैंने, लगातार दो शीर्षों पे बने हुए आसन कोण, ये भी आसन है ये भी आसन है, आसन कोणों का योग 180 होता है। जो भी अपन ने पीछे पढ़ा था उससे से ये निकल के आया। समझ आ रही है बातें? तो बहुत सी चीजें अपन आगे पढ़ेंगे, तो ये जो मैंने आपको बेसिक पढ़ा है ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला बच्चों, बार बार ये चीजें काम में आएगी। तो आज मैंने आप लोगों को ज्यामिति में रेखा, बिंदु, रेखाखंड, किरण, कोण, समांतर रेखाएं और इनके बारे में, संबंध इनके बीच, कोणों के बीच और रेखाओं के बीच, इनके बारे में बताया है। आपको ये चीज़ें कंफर्म याद होनी चाहिए, तभी आगे ज्यामिति यानी ज्योमेट्री पढ़ने में अपने को मजा आएगा भाई। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्लास में अपन बहुभुज स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो मैंने आज आपको ज्योमेट्री की बेसिक चीज़ें बताई है, रेखा कोण, ये इनके बारे में आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए भाई, तभी आगे पढ़ने का फ़ायदा है और तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आप लोग बार बार रिपीट करें भाई नेक्स्ट क्लास तक। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।